हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे? सर्च के बारे में, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। आप लोग सुने होंगे मासा लासा, मासा निकालना लासा निकालना। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मासा क्या होता है और लासा क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लासा और मासा जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि अपवर्तक और अपवर्त क्या होता है। गुणनखंड अपवर्तक तथा अपवर्त, उसी को क्या बोलते हैं? गुणनखंड तथा गुणज। उसको कहिए गुणनखंड। अपवर्तक जो उसको गुणनखंड बोलेंगे, और अपवर्त जो है उसको क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं उसको क्या? फैक्टर एट मल्टीपल। फैक्टर, ठीक, गुणनखंड और मल्टीपल गुणज उसका। ठीक है, तो इस नाम से आप परिचित रहें। अपवर्तक यानी गुणनखंड, अपवर्त गुणज, और गुणनखंड क्या? फैक्टर, और मल्टीपल क्या? गुणज। ठीक, तो आप नाम से परिचित होंगे। तो अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, गुणनखंड तथा गुणज क्या होता है, तो जानिए। यदि ए कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए ए कोई संख्या है, ठीक, ए कोई संख्या है, यदि वो संख्या क्या बी का क्या हो जाए, बी को पूरी तरीके से क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, यदि ए संख्या बी को पूरा पूरा क्या कर दे? उसको विभाजित कर दे, यानी उसको पूरा पूरा काट दे, तो ए को बी का क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, ए को बी का क्या कहेंगे? गुणनखंड। और बी जो है वो ए का क्या होगा? गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा। यानी ए को बी का अपवर्तक कहते हैं, और बी ए का क्या होता है? अपवर्त होता है। ठीक है, देखिए, यदि संख्या ए संख्या बी को पूर्णतया विभाजित कर दे तो संख्या ए को संख्या बी का गुणनखंड कहते हैं। संख्या ए को संख्या बी का क्या कहेंगे? गुणनखंड। तथा संख्या बी को संख्या ए का गुणज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि यदि ए संख्या बी को, यदि संख्या ए संख्या बी को पूरा पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे, तो ए को बी का क्या कहेंगे? गुणनखंड यानी अपवर्तक, और बी को ए का क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे, यानी अपवर्त उसको कहेंगे बी को ए का। ठीक है, आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 10 दिया है, कोई संख्या दी है क्या? 10। ठीक, कोई संख्या 10 दी है, तो इसको देखिए, इसको कौन कौन संख्या विभाजित कर रही है, तो इसमें देखेंगे 10 को कौन कौन संख्या विभाजित कर रही है। तो 10 का गुणनखंड कर सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 10 किससे कट रहा है? 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। और देखिए फिर किससे कट रहा है? 5 से, 5 दूना 10। एक तो 2 से कट रहा है, एक 5 से कट रहा है। किससे किससे कट रहा है? 2 से, और 10 जो है 10 2 कामा 5 से क्या है? 10 2 कामा 5 से क्या है? पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, तो 2 और 5 को क्या कहेंगे? पूरा पूरा 2 से और 5 से 10 क्या है? पूरा पूरा विभाजित है, तो 2 और 5 को क्या कहेंगे? 2 और 5 को 10 का क्या कहेंगे? बोलिए, गुणनखंड कहेंगे, या इसी को अपवर्तक कहेंगे। ठीक है, 2 और 5 को 10 का क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे, और 10 को 2 और 5 का क्या कहेंगे? गुणज, गुणज कहते हैं। ठीक, आए समझ में कि नहीं? हमने देखा कि ये संख्या 10 दी हुई थी, हमने देखा कि वो किससे कट रही है, तो देखा गया कि 2 से कट रही है और 5 से, तो 2 और 5 को क्या कहेंगे? 10 का क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे, और 10 को 2 और 5 का क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। ठीक, आया समझ में? अब इसके आगे हम चलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या है?
तो महत्तम समापवर्तक सीखने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है उसको जानना जरूरी है। तो आइए समापवर्तक जानते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के क्या हों, ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी पूरी क्या करें, विभाजित कर दें, तो उन संख्याओं का क्या कहेंगे, उन संख्याओं को दी गई संख्याओं का क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समापवर्तक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 15, 30 और 45। ठीक, मान लीजिए ये संख्या दी है 15, 30, 45। तो इसको कौन कौन सी संख्या काटेगा, एक तो 3 काट रहा है, और 3 पचे 15, 3 दाम 30, 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 काटा, 5 देखिए, 5 3 15, 5 6 30 और 5 9 45। ठीक, और कोई काटेगा, एक तो 15 काट रहा है, 5 15 के 15, 15 2 30, 15 3 45। तो हमने देखा कि 15 और 30 को 15 30 और 45 को कौन कौन काट रहे हैं, 3 5 और 15, 3 5 और 15 काट रहे हैं। ठीक है, तो 3 और 5 को क्या कहेंगे, 3 और 5 इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, 15, 30 और 45 के क्या है, अब समापवर्तक क्या है, समापवर्तक है क्या है, 15 30 45 ये संख्या दी है। इसको हमने देखा ये किससे विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से और 15 से। ये तीनों संख्याएं 3 5 और 15 से क्या पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 5 और 15 इन संख्याओं का 15 30 और 45 के क्या है, समापवर्तक है। 15 30 और 45 के क्या है, समापवर्तक है। और इनको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये जो है इनको क्या बोलेंगे, इन तीनों संख्याओं को क्या बोलेंगे, उसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे क्या, नहीं गुणज हो जाएंगे। ये क्या होंगे, इन संख्याओं के क्या हो जाएंगे, गुणज। ठीक है, अगर इसी में हम क्या देखें, इसमें 15 को क्या कहेंगे, 3 5 15, 15 को अगर देखा जाए तो 15 को क्या कहेंगे, 15 संख्या 15 30 45 के क्या है, महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। हमने देखा ये संख्या दिया था 15 30 और 45। तो इसको देखा 3 5 और 15 से ये क्या विभाजित हो रहे हैं। तो 3 5 15 क्या 15 30 और 45 के क्या होंगे, समापवर्तक होंगे। और इसमें हाईएस्ट हमें देखना है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा, 3 ये भी विभाजित कर रहा है तीनों को, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, लेकिन इसमें से कौन हाईएस्ट जो होगा वही, उसको क्या बोलेंगे, उस संख्या को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो हाईएस्ट इसमें कौन था, 15 था। तो 15 संख्या 15 30 और 45 के क्या है, महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, 15 क्या है, संख्या 15 30 45 के महत्तम समापवर्तक है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो हमने कहा कि इस महत्तम समापवर्तक समझने से पहले हमें क्या समापवर्तक जानना जरूरी है। तो इसमें हमने देखा एग्जाम्पल पे, मान लीजिए 15 30 और 45 दिया था। ठीक, ये दिया था। तो हमने इसमें देखा कि 3 5 और 15 तीनों इन तीनों संख्याओं को क्या विभाजित कर रही हैं। ठीक, तो इन तीनों संख्याओं को, ये जो तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं को, दी गई तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, समापवर्तक बोलेंगे। ठीक है, 3 5 15 को क्या बोलेंगे, 15 30 और 45 का समापवर्तक बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। लेकिन परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि वह बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो हमें देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वो उसको क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक।
ये तो समापवर्तक है तीनों, लेकिन जो हाईएस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट इसमें सबसे ज्यादा कौन था, 15 था, 15 भी इन तीनों को विभाजित कर रहा है, तो 15 को क्या बोलेंगे, ने को संख्या तो ये इसको हटा दे रहे हैं। अब यहां देखिए एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे इतने को संख्या 15 पूरा पूरा क्या करता है, विभाजित करता है, पूरा पूरा विभाजित, पूरा पूरा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, पूरा पूरा विभाजित करता है। अतः 15 क्या है, महत्तम समापवर्तक है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल पे दिया था 15, 30, 45 को संख्या 15 पूरा पूरा क्या करता है, विभाजित करता था, 15 क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। हमने एग्जाम्पल से यहाँ समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधि है, नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि, ठीक। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो संख्याएं आपको दी रहेंगी, ठीक है, जो संख्याएं दी रहेंगी, दो या दो से अधिक संख्याएं दी रहेंगी आपको, तो पूछेगा उसका क्या, मासा निकालिए। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करेंगे, उन दी गई संख्याओं का पहले हम क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर ले, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं में से उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों का क्या गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में देखते हैं जो क्या हो, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। जो जो संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी उसको हम क्या, उनका हम गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, तो हमें मासा प्राप्त हो जाएगा। और इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, ठीक, 24 दिया है, 30 दिया है और 45, ठीक है। 24, 30, 42 का मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, ठीक। कह रहा है इसका मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 24 का करोगे कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 के 3। तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये मिला। 30 का कर लो, 30 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 1 के 2, 2 1 आया, 0 आएंगे 10 होगा, 2 5 10, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 5 15, ठीक। फिर 5 से 5 1 के 5, इसको लिख लो, लिख लेंगे 30 के आगे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। अब 42 है, इसका गुणनखंड कर लो, 42 का कितना होगा, 42 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 1 के 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखिए 3 7 21, फिर 7 से कटेगा, यहां गुणनखंड इसका कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा हमने क्या कहा कि दी गई संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, ठीक है। उभयनिष्ठ वाले का क्या कर लेंगे, गुणनफल प्राप्त कर लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इसमें देखिए 2 2 2, तीनों में 2 है, तो ये वाला क्या है, उभयनिष्ठ है। क्यों, ये क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, ये वाला हमारा क्या है, तीनों में है, ये क्या उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लिख लेंगे कितना, 2, ठीक। और देखिए कोई उभयनिष्ठ है, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 कहीं है ही नहीं, छोड़ देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पर कहीं 2 नहीं है दोनों में, उसको भी छोड़ देंगे। फिर 3 देखें, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। 3 जो है इसमें भी है और इस वाले में भी है,
3 हमने देखा तीनों में था, तो उसको भी क्या लिख लेंगे, ठीक। तो इसका गुणनफल कितना आया, 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा गुणनखंड विधि से मासा निकल आया। बोलिए आया समझ में कि नहीं, समझ में आया होगा आप लोग को, क्यों समझ में आया। आगे चलते हैं। आइए भाग विधि से ठीक सीखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से सीखते हैं। इसको हटाते हैं। ये हमारा किस विधि से हुआ है, गुणनखंड विधि से हुआ है, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है, इसको जानिएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से एग्जांपल है 192, ठीक। का मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका हमें भाग विधि से निकालना, किस विधि से निकालना है, इसको हम भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो भाग विधि से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले विधि को समझ लीजिए। भाग विधि से क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं, तो उन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसमें जो संख्या छोटी उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसमें भाग करते हैं। भाग करने के बाद यदि पूरा पूरा वो विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो शेषफल आया रहेगा, शेषफल से फिर हम किस में भाग करेंगे, भाजक में, जिससे भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, उसमें फिर क्या शेषफल से भाग करेंगे। तो देखेंगे अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वही संख्या उसकी क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। वही जो शेषफल जिससे उस भाजक में भाग दे रहे हैं, अगर उससे पूरा पूरा कट गया तो वही संख्या क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो क्या उसके आगे फिर भाग देंगे, ठीक है। तो यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक हमें क्या शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। क्या बताया गया कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या से भाग करते हैं, यदि पूरा पूरा नहीं करता है तो शेषफल से फिर उसमें क्या जो भाजक जिस संख्या से भाग दे रहे थे फिर उसमें भाग करेंगे। फिर भी अगर पूरा पूरा नहीं करता फिर जो शेषफल आएगा उस वाले से फिर जिससे दूसरे नंबर पे भाग दे रहे थे उस वाली संख्या में फिर भाग देंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते जब तक हमारा शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक हम करते रहेंगे। जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा तो जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल शून्य हुआ है वही संख्या उस दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। आया समझ में, आइए इसको समझते हैं। अब इसमें देखिए 3 संख्याएं दी हैं, तो 3 संख्याओं में सबसे पहले क्या है, किन्हीं 2 संख्या में आप क्या करें, छोटी संख्या से भाग कर दीजिए, चाहे इसमें कीजिए या इसमें कीजिए। आपको छोटी संख्या से ही भाग करना, चाहे इसमें कीजिए या इसमें कीजिए, पहले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए 144 है, 144 से हम किस में भाग करेंगे, किसी में हम कर सकते हैं, ठीक है। 144 से मान लीजिए हम 180 में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, 180 में। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आएगा, 0 है, जब नहीं जाएगा उधार लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, ये कैंसिल, ठीक। अब यहाँ कितना बचा, 36 बचा है। अब इस 36 से जिस संख्या से भाग दे रहे थे ये भाजक, ठीक, इस भाजक में भाग करेंगे। अब इसको भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 36 से देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 3 12, 4 6 24 और 4 6 24 जाएगा। देखिए 4 से करिए, 4 6 24 के 4 लिखेंगे और 4 3 12 तो 14, ठीक, पूरा पूरा कट जा रहा है। यहाँ क्या हमें शेषफल कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस 36 से भाग करने पर 0 आया ना, तो इस 36 से फिर जो दूसरी वाली संख्या है उसमें भी भाग करके देखिए वो वाली पूरी पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं। तो देखिए अब इस 36 से जिससे ये पूरा पूरा कटा है, ठीक है, इस 36 से 192 में जो तीसरी वाली संख्या आपकी दी है उसमें भाग करेंगे। कीजिए कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 6 बार जाएगा, 6 36, 6 3 18 नहीं जाएगा, 5 5 36, 5 3 15, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 6 30 और 5 3 15 3 18, कितना आ जाएगा
5 छक 30, 5 3 15 और 3 18 हो गया। ये 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये कट गया। ठीक, अब यहाँ 12 बचा है। अब 12 से इसमें भाग करके देखिए, जो जिससे भाग दे रहे थे भाजक में, अब हम 12 से ये जो शेषफल आया इससे भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 12 3 36। कितनी बार गया? 12 3 36। ठीक है, ये 12 से क्या होगा? पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक, 12 से ये संख्या क्या हो गई? 36 जो है पूरा पूरा विभाजित होगी। इसका मतलब हमारा मासा कितना है? हमारा जो मासा आया, अंतिम भाजक जो होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम भाजक हमारा क्या था? इसको हमने भाग दिया तो 36 आया शेष, इसमें फिर भाग गया, पूरा पूरा कटा। फिर 36 से हमने ये तीसरी वाली जो संख्या थी उसमें भाग किया। अब इस वाले से क्या, फिर शेषफल 12 आ गया था, तो 12 से फिर हम जो जिस संख्या से भाग कर रहे थे भाजक में, फिर हमने भाग किया, तो ये पूरा पूरा अंतिम भाजक हमें क्या मिला? यहाँ भाजक 144 था, यहाँ 36 था, फिर यहाँ 36 था, फिर ये हमारा भाजक क्या है? 12 है। तो अंतिम भाजक हमारा क्या है? अंतिम भाजक जिससे भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ये हमारा भाजक है, क्या भाज्य है? ये भागफल है। ठीक, क्या है? ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। तो अंतिम भाजक हमारा कितना? अंतिम भाजक कितना है? 12। अतः मासा बराबर कितना हो जाएगा? मासा हमारा कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, आया सुनने की नहीं? भाग विधि से हल करने के लिए जो संख्या, 3 संख्या अगर दी है या 2 संख्या दी होगी तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। अगर 3 संख्याएं दी हैं तो पहले तो आप एक संख्या में भाग कीजिए, उसको हमने देखा। ठीक, भाग किया, शेषफल आया था, फिर उसको हमने जो तीसरी वाली संख्या उसमें भाग दिया, फिर शेष आ गया था, फिर शेष से हम जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भाग किया गया। तो अभी लास्ट इस वाली से क्या है? पूरा पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो अंतिम भाजक जो हमें मिलेगा, ठीक है, अंतिम भाजक जो हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर देखिएगा। ठीक है, इसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और फिर इसको हम हटा रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन से और समझते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए 24 दिया है, 36 दिया है और 60 दिया। ठीक है, इसका हमें मासा निकालना। क्या निकालना? मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मासा ज्ञात करेंगे कैसे? पहले कहें क्या है? गुणनखंड कर लो। क्या बोले थे? गुणनखंड कर लीजिए, तीनों का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड विधि से करेंगे तो गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब इसका जब गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 24 का गुणनखंड कीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 1 3। इसका गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसका गुणनखंड है। फिर 36 का कितना होगा? 36 का गुणनखंड कीजिए। 2 से 2 1 2, 1 आया, 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 3, कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 60 का 2 से 2 3 6, 0 आएगा, फिर 2 1 2, 1 आएगा 0, 2 5 10, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 1 5, कितना आ गया इसका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका मासा कितना हो जाएगा? देखिए, मासा बराबर लिखेंगे, मासा बराबर, अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन है? जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है, एक तो ये हमें मिल रहा है, एक ये वाला उभयनिष्ठ है, फिर 2 2 देख रहे हैं तीनों में है, ये भी उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, और कोई देखिए, अब ये 2 है, यहाँ 2 2 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3, यानी एक ये संख्या हमें मिल गई, ये भी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ है उसी को क्या कर लेंगे? उसका हम गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो मासा कितना आ गया? 2 3 2 2 4 3 12, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। आया समझने की नहीं? यदि इसी को आपको भाग विधि से ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे?
भाग विधि से ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ 24, 36, 60 दिया, तो सबसे पहले आप 24 से किस में भाग दीजिए, 36 में दीजिए। ठीक, 36 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार आएगा, कितना 6 में से 4 2, एक आ जाएगा। फिर 12 से हम 24 में भाग करेंगे। ठीक, 24 से 12 2 ना 24, ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अब 12 से पूरा पूरा कटा है, तो ये अब इस जिस संख्या से पूरा पूरा कटा उससे किस में भाग देंगे, 60 में। अब इसी 12 से हम किस में भाग करेंगे, 60 में, जो तीसरी संख्या दी उसमें करके देखिए, 12 पंचे 60। ठीक, ये भी क्या पूरा पूरा कट जाए, तो अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक हमें मिला कितना, 12। तो अतमाशा बराबर कितना हो जाएगा, अतमाशा बराबर कितना हो गया, 12। ये आंसर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। इधर हमने गुणनखंड विधि से किया है, इधर हमने भाग विधि से किया है। आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।